तो देखो, लास्ट क्लास तक हम लोग क्या क्या गैल्वेनोमीटर तक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वैनोमीटर जो है वो हो चुका है, गैल्वेनोमीटर में तुम्हारा फ्लक्स मीटर ये सारा हो चुका है। ठीक, इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड यूनिट का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ये सेपरेट चैप्टर ही है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक है। कल भी हम बताए हुए थे, थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज उसका हम लोग डिटेल देखेंगे। डिटेल मीन्स की उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एक मेन ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, उसी का एक समझो एक टाइप होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग पार्टिकुलरली यूज करते हैं किसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन का पर्पस क्या है, मेजरमेंट करना। तो हम लोग मेजरमेंट करने के लिए उस ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मर जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं घर के बाहर जो लगा रहता है, पावर ट्रांसफॉर्मर होता है। और भी बहुत सारे नाम होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे मान लो पावर ट्रांसफॉर्मर। ठीक, पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके बाद से बहुत सारे को बोलते हैं इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर भी होता है बहुत सारा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर उसका एक टाइप है। फिर हम लोग घर के कुछ होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से पावर ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ठीक, तो सब टाइप का अलग अलग अपना कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन अलग होता है, पावर ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन अलग होता है ना। इसी क्रम में एक आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, जो हम लोग को मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है। लेकिन सारे की सारी कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें कॉमन होती है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो कॉमन ही रहेगा, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर लेंगे। ठीक है, उसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर अब है क्या, देखो, ट्रांसफॉर्मर की जब बात आती है तो क्या क्या किया जाता है, देखो, तुम लोग जानते हो इंडक्टर होता है ना। कहानी अब आराम से आज देखो, समझने वाला चीज है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मशीन का है ना। इलेक्ट्रिकल वालों को मशीन जब पढ़ना है उसमें ट्रांसफॉर्मर का डिटेल बताया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब ये आ ही चुका है, और तो इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इस पार्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि ट्रांसफार्मर का बेसिक डिटेल भी बताएंगे, तब जाके फिर करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पे जाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या किए थे कि सोचे थे सिंप्लीफाई रूप में चलने के लिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि तुम लोगों में तो सिलेबस का ड्यूरेशन कम देता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इधर उधर से पूछ देता है उसी में ज्यादा डिटेल। ठीक है, तो हम लोग बेसिक लेके चलते हैं। तो देखो, ट्रांसफार्मर का हम लोग पहले समझेंगे है क्या। तो जानो क्या होता है एक इंडक्टर। एक इंडक्टर क्या होता है, हम लोग इंडक्टर क्या होता है, अब इंडक्टर में देखो, इंडक्टर किसको बोलते हैं। अब तुम लोगों को अगर मान लो हम एक कॉइल लिए, वायर लिए, सिंपल वायर को क्या किए कि ढेर सारा टर्न बना दिए, वायर का ढेर सारा अगर टर्न बना दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक कॉइल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक कॉइल। ठीक है, अब इस कॉइल का कुछ अपना प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, कॉइल बोलते हैं ऐसे, अगर मान लो ये कॉइल अब जो है एयर में ऐसे ही, हवा में ऐसे टर्न बना दोगे तब भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि हवा में टर्न ना बना के हम लोग क्या करते हैं, किसी आयरन की कोर, आयरन होता है, आयरन मटेरियल होता है जिसका परमिएबिलिटी अच्छा होता है। ठीक है, उसके पे क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग कर देते हैं ऐसे, है ना। तो ये इसको बोलते हैं सोलेनोइड, ये ऐसे सोलेनोइड बन जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है एक तरीके से। ये इलेक्ट्रो, जब इसमें तुम करंट दोगे ना, तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, इसका काम इतना है, जब तुम करंट दोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड करेगा। ठीक, तो ये एक बेसिक सोलेनोइड का काम है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो तुम क्या करते हो, कोई भी मेटल जो है इसे अट्रैक्ट हो जाता है। एक चीज तो ये है, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्पस तो ये होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसी के इसी के पास अगर एक दूसरा कॉइल भी है, समझे, इसी के पास अगर क्या है, एक दूसरा कॉइल भी है, तो क्या होगा, मान लो कि इसके पास एक दूसरा कॉइल है ना, तो ऐसा होगा ये कि इसका जो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इधर भी लिंक करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है, म्यूचुअल फ्लक्स बनाता है। जब इन दोनों का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक करता है, तो क्या बनाता है, म्यूचुअल फ्लक्स बनाता है। अब चूंकि ये दोनों अगर सेपरेट है, अगर दूर है, तो इन दोनों का जो म्यूचुअल म्यूचुअल इफेक्ट है ना, वो थोड़ा कम होता है। तुम लोग सोचोगे सर ये म्यूचुअल इफेक्ट आप काहे लिए बोल रहे हैं, तो देखो, म्यूचुअल इफेक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, इसका म्यूचुअल इफेक्ट ये होता है कि अगर तुम इधर करंट दोगे ना इस कॉइल में, और ये कॉइल एकदम सेपरेटेड है, बीच में हवा है।
ठीक है, इसमें अभी क्या है, बीच में हवा है, ठीक। तो क्या होता है कि जब तुम इसमें करंट दोगे, ठीक है, ये जब तुम करंट दिए इसमें, इसमें तुम करंट डाले तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ इसमें भी जाएगा, है ना। तो अब होगा क्या सर, आप तुम लोग सोचोगे सर इसमें तो इसमें हम कुछ नहीं दिए, ये ऐसे ही है हवा में, इसको हम कोई करंट वगैरह नहीं दिए। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें गया तो अब क्या होगा, तो अब जो कहानी होगा वो होगा किसके अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझे। अब कौन कौन बता सकते हो तुम लोगों में से, ये है क्या फैराडेज लॉ, क्योंकि पहले भी आया है, तुम लोग बताओ, बता सकते हो। सर E1/E2 इक्वल टू W1/W1 होल साइड। E1/E2 नहीं, E1 से रिलेटेड तो होता है ना, हम पहले भी मेंशन किए तुम लोगों को क्लास में। होता वही ना सर, ZIT। E इक्वल टू हम बताया था ना तुम लोगों को ऐसे, कि प्लस माइनस डी साई बाई डी टी, और E इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन टी फाइव बाई डी टी, समझे। क्या होता है ये, डी फाइव बाई डी टी होता है, समझे ना। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, समझे। ये क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इसको क्या, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, और ये तुम्हारा क्या हुआ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इसको क्या, ये तुम्हारा हो गया फ्लक्स, ये उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। प्लीज म्यूट माय भाई, ठीक है। ये फ्लक्स लिंक हो गया कॉइल के साथ, ठीक है। अब देखो ये, अब तुम देखो यहाँ पे जो ये जो साई होता है ना, इस साई और फाई में ये रिलेशनशिप होता है ना। ये मान लो टोटल फ्लक्स है, तो एक कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, वो फाई है। तो वैसा अगर अगर एन नंबर ऑफ टर्न रहेगा, ठीक है, जितना नंबर ऑफ टर्न तुम बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स उस कॉइल से लिंक करेगा। जैसे देखो यहाँ पे इसका फ्लक्स जनरेट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या हुआ कि ये फ्लक्स जनरेट हो गया, है ना, ये फ्लक्स जनरेट हो गया, ठीक। अब तुम यहाँ पे जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे ना, अगर कम रहेगा तो कम फ्लक्स लिंक करेगा, यही वाला फ्लक्स जो है उतना कम लिंक करेगा। तुम जितना ज्यादा टर्न रखोगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, है ना, समझ गए। तो इसीलिए टर्न का कंट्रोल इसीलिए किया जाता है, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, अब देखो होता क्या है, ये जो हम लोग करंट दिए हैं ना, ये करंट हम लोग कैसा दिए हैं, अभी एसी करंट दिए हैं, ठीक है। एसी करंट देने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो क्या, वो कैसा, वो भी एसी क्रिएट हुआ है, समझे, कैसा क्रिएट हुआ है जी, वो भी एसी फ्लक्स है। तो ये भी तुम्हारा साइनसॉइडल ऐसे चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे चेंजिंग फ्लक्स है। तो अब ये फ्लक्स क्या होगा, इसका कुछ पोर्शन इधर भी लिंक करेगा, कुछ पोर्शन अपने में वापस आ जाएगा, है ना। तो कुछ पोर्शन जो लिंक कर रहा है उसको हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका कुछ फ्लक्स इधर भी लिंक किया, है ना। इसके वजह से क्या होगा, इधर जो है, इधर जब फ्लक्स लिंक करने लगा इस कॉइल में, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, अब किसी कॉइल में अगर फ्लक्स लिंकेज जो है, कॉइल का फ्लक्स लिंकेज अगर चेंज होता है, ठीक है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ क्या होगा ना, अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, शुरू में क्या करोगे ना, जादू टाइप का दिखता है। अगर शुरू में तुम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके रखोगे ना, तो वोल्ट मीटर अगर तुम यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हुए हो, मान लो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। वोल्ट मीटर एकदम छोटा छोटा भी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, सॉरी वोल्ट मीटर ऐसे हम लोग दिखाएंगे, ये वोल्ट मीटर हो गया मान लो, ठीक है। तो सॉरी, सिंबल ही गलत है, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, बीच में ऐसे भी करके दिखाया। तो ये वोल्ट मीटर मान लो तुम्हारा हो गया मीटर, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर तुम्हारा क्या करेगा,
तुम शुरू में अगर इसमें कोई करंट नहीं दिए, ठीक है, हम इसमें कोई करंट नहीं देंगे तो इधर कुछ नहीं वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही इसमें करंट देंगे ना तो इधर का फ्लक्स इधर इसमें लिंक करेगा, इसमें फ्लक्स लिंक करेगा तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो यही तुमको वोल्टेज यहाँ पे मेजर होगा, समझ गए। तो वोल्टेज इंड्यूस जो होगा वो कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा, इस फॉर्मूला के, E इक्वल टू प्लस डी फाई या फिर E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो मान लो इधर का जो वोल्टेज है अगर, ठीक है, इधर का अगर मान लो वोल्टेज है तुम्हारा क्या, N2 है ना, तो इधर ईएमएफ कितना जनरेट होगा भाई, इसमें इधर ईएमएफ जो N2 इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सिर्फ फ्लक्स लिखे है ना फाई, तो ये फाई जो है इन दोनों पे लिंक कर रहा है, इसीलिए इसको F1 फाई 1 2 दिखाया जाता है ना। इन दोनों से जो लिंक करता हुआ फ्लक्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें तुम्हारा E2 जनरेट हो गया, है ना। समझ गए, समझ गए ना ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक। अब होता क्या है कि ये जो करंट गया है इस कॉइल में, तो इसका फ्लक्स इससे भी लिंक कर रहा है, तो इसमें भी एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है। एक तो तुम वोल्टेज यहाँ पे दिए हो तो ठीक है, समझे, एक तो तुम यहाँ पे वोल्टेज दिए हो, पहले पहले तुम क्या किए कि यहाँ पे वोल्टेज दिए, ठीक, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट गया, करंट की वजह से फ्लक्स हुआ, तो फ्लक्स तुम्हारा इसमें भी लिंक किया और इसका फ्लक्स इसमें भी तो लिंक कर रहा है, तो ये कॉइल भी यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट करेगा, इसको बोलते हैं E1, है ना, इसको क्या बोलते हैं E1, ठीक है। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इधर वाले वोल्टेज के बराबर होगा, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग देते हैं किससे, इसके E1 का वैल्यू जो मिलेगा, E1 का जो वैल्यू होगा, मान लो कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ टर्न्स इधर N1 है, ठीक, अगर इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पे N2 है, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा जी, E1 इक्वल टू N1, यहाँ पे N2 था, यहाँ पे N1 डी फाई बाई डी टी, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा, समझ गए ना। तो ये कहानी है, ठीक। अब तुम लोग सोचोगे सर ये तो हवा में ही मतलब सर हम इधर खाली करंट दिए, तो पूरा गैप है, इसमें तो कुछ कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, देखो तो कोई कनेक्शन है, एयर है, इसमें तुम जाके देखो कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जी इन दोनों के बीच में, बताओ। नो सर, कोई नहीं इलेक्ट्रिकल सर। कनेक्शन नहीं। तो इधर का जो भी तुम करंट दे रहे हो वो इधर के करंट से बिल्कुल आइसोलेटेड है कि नहीं, इधर का सर्किट इधर के सर्किट से आइसोलेटेड है कि नहीं, बताओ, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हुआ कि नहीं, इधर का सर्किट इधर के सर्किट से, समझ गए। तो ये एक है, ये इस मतलब इंडक्टर का जो भी तुम्हारा कपल्ड तुम्हारा कंडक्टर्स है, इसका क्या है एडवांटेज है, समझे। तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हम लोगों को मिला इस तरह से। दूसरा चीज, इधर हम करंट दे रहे हैं तो इधर करंट जनरेट हो जा रहा है, इतना बात तो हम लोग समझ गए ना, है कि नहीं। अब चलो, अब इसी कंसेप्ट का यूज करके ट्रांसफार्मर बना है, ये अभी ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है, ये अभी पूरी ट्रांसफार्मर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो देखो ये हवा में जो फ्लक्स गया है ना, तो हवा का परमिएबिलिटी, जैसे कैसे रेसिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, है ना, तो तुम लोग तो सोचोगे सर करंट जो है वो हवा में नहीं फ्लो होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हवा में फ्लो हो जाता है, ठीक, वो तो ठीक है चलो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपना एक परमिएबिलिटी होता है, रिलक्टेंस होता है, जैसे रेसिस्टेंस होता है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। तो एयर का रिलक्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिमाग लगाते हैं कि हम लोग क्या चाहें, इधर जो है ना एक्चुअली क्या होगा, ये जो फ्लक्स जो इन दोनों से लिंक कर रहा है ना वो अभी कम होगा क्योंकि एयर से के थ्रू जा रहा है। हम क्या करें, एक आयरन कोर दे दे, एक ऐसा मटेरियल दे दे, समझे, एक ऐसा मटेरियल दे दे जिसका परमिएबिलिटी या फिर समझो रिलक्टेंस जो है वो कम हो। रिलक्टेंस का क्या मतलब, रेसिस्टेंस कम हो। तो जब रेसिस्टेंस कम होगा ना, तो कैसे रेसिस्टेंस कम होता है तो सर्किट में करंट ज्यादा होता है ना जी। सिमिलरली यहाँ पे कहानी ऐसा है कि अगर तुम्हारा रेसिस्टेंस यहाँ पे रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इन दोनों से फ्लक्स तब लिंक ज्यादा करेगा जब यहाँ पे हम क्या करें, जुगाड़ करके अंदर में इन दोनों के क्या करते हैं ना, इन दोनों को एक कॉमन कोर से अटैच कर देते हैं। क्या कि ये दोनों को एक कॉमन कोर से अटैच कर दी, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं आयरन कोर, है ना। मतलब अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल हवा में नहीं लपेटा हुआ है, इस आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है। तब क्या होगा, इन दोनों का जो फ्लक्स जो होगा ना वो काफी ज्यादा होगा और दोनों आपस में अच्छे से कपल्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो दोनों आपस में अच्छे से कपल्ड कहलाएंगे, फ्लक्स ज्यादा होगा तो तुम्हारा इधर भी तुम्हारा मतलब उस केस में ये जो फ्लक्स का वैल्यू है ज्यादा होगा। लेकिन कहानी वही रहेगा, इधर तुम करंट दोगे, इधर वोल्टेज अगर अप्लाई करोगे तो ये सर्किट क्लोज रहेगा। यहाँ पे मान लो वोल्टेज तुम अप्लाई किए, ये सर्किट तो क्लोज हो गया,
ये जब सर्किट क्लोज हो गया, अबे यार है ना, तो जब ये सर्किट क्लोज हो गया तो इधर करंट फ्लो होगा। समझ रहे हो ना, शुरू से कहानी क्या है कि दो गो कॉइल लिए हम लोग, समझ गए, दो गो कॉइल लिए, इधर क्या किए हम, वोल्टेज दिए, वोल्टेज से कनेक्ट किए ना, वोल्टेज सोर्स दिए इधर, तो तुम्हारा क्या हुआ, इधर इसमें करंट फ्लो हुआ। इस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है ना, एमएमएफ क्रिएट होता है। अभी एमएमएफ वाला कहानी तुम लोग को नहीं पता है। देखो इसमें करंट गया आई, ठीक है, इसमें जब करंट आई जाएगा तो यहाँ पे एक एमएमएफ क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं, एमएमएफ का वैल्यू जो होगा, इधर N1 अगर टर्न है तो इधर का एमएमएफ कितना हो जाएगा, N1 इंटू आई। अगर इसको करंट को I1 बोल रहे हो तो N1 इंटू आई। कैसे भाई वोल्टेज जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कैसे ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एक फोर्स होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट क्रिएट करता है, वैसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करता है, थोड़ा सा मैग्नेट, क्लियर लिखिए ना, मतलब कि दिखाई नहीं देता। I1 लिखे हैं आप, कुछ क्या लिखे हैं? रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा साफ साफ लिखिए और हाँ क्लियर रुक से जाओ, लिखिए। हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं तो तुम लोग क्लियर हो जाएगा। देखो अभी जो भी चीज हम बता रहे हैं ना तुम लोग को, ये बेसिकली तुमको नेटवर्क में मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना रहता है, समझे। सर्किट प्रॉपर्टीज देखो, देखो इसमें क्या होता है, तुम एक कॉइल दिए, ठीक है, इस कॉइल में इस तरह से गया ना ये, ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम करंट दिए आई तो यहाँ पे एक एमएमएफ क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एमएमएफ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये एमएमएफ हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता था जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट को हम सीकेटी लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में तुम लोग क्या जानते हो, ईएमएफ जानते हो, क्या होता है ईएमएफ बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इतना मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को समझने के लिए तुमको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर डिटेल समझना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गए, तो ईएमएफ हो गया, यहाँ पे एमएमएफ हो गया, तो ये तुम्हारा ये अगर एन है यहाँ पे, है ना, ये टर्म, इसको अगर हम I1 माने हैं, इसके टर्म को N1 माने हैं, तो एमएमएफ का वैल्यू जो हो जाता है वो होता है, एमएमएफ का वैल्यू क्या होता है जी, N1 इंटू I1, ठीक है, ये N1 इंटू I1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जैसे मैग्नेटिक सर्किट में ईएमएफ जनरेट होता है ना, वैसे ही मतलब ईएमएफ होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एमएमएफ, इसमें होता है फ्लक्स, है ना। ठीक, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये दोनों एनालॉजी है, जैसे इधर एमएमएफ होता है वैसे ईएमएफ होता है, इधर जैसे फ्लक्स होता है इधर करंट होता है। ठीक, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, एमएमएफ बटा रिलक्टेंस, ठीक है। करंट बराबर क्या होता है, ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, फ्लक्स क्या हो जाएगा, एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या हो गया जी, रेसिस्टेंस के जैसा ही हो गया इधर, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस होता है, वैसे ही इधर इसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं, समझ गए, ठीक है, इतना तुम लोग समझ गए ना। ठीक, तो फ्लक्स का वैल्यू एमएमएफ बटा रिलक्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक, इतना समझ गया, इससे ज्यादा भी मत समझो, ठीक है। और भी बहुत सारा इसमें दोनों में रिलेशनशिप होता है, अभी उतना हम नहीं बता रहे हैं। ठीक, तो ये तुम समझ गए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। हम लोग यहाँ क्या बता दिए तुमको, ये कैसे आइडिया पहले जनरेट कर दिए कि ट्रांसफार्मर का आइडिया क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का
ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम तुमको बोले ना कि आयरन का अगर कोर रहता तो मेरा काम आसान हो जाता। हम लोग क्या करते हैं, एक आयरन का कोर बना लेते हैं, ये ऐसे रहता है आयरन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पे वाइंडिंग लगा देंगे। जो कॉइल जो था ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस पे वाइंडिंग लगाएंगे। अब देखो इस पे ऐसे हम लोग वाइंडिंग लपेट देंगे। ठीक है, इधर लपेटे, इधर भी लपेट देंगे। इधर जितना नंबर ऑफ टर्न्स हो उसको बोले N1, इधर जितना नंबर टर्न्स हो इसको क्या बोले N2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, अब चलो, नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या किए, एक वोल्टेज सोर्स दिए। ठीक, ये भी है, ये मान लो भी है, साइनसॉइडल सिग्नल है। ठीक है, इधर जब हम वोल्टेज सिग्नल देंगे, ठीक है, तो इसमें एक करंट जाएगा। ठीक है, इस करंट को हम लोग क्या बोल दिए, I1, है ना। इसमें जब करंट गया तो देखो इसमें करंट ऐसे जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स क्रिएट होता है। ठीक है, और फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ना, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। तो थंब रूल जब लगाएंगे तो देखो, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, ऐसे। ये जो कॉइल है इस पे हम कॉइल का डायरेक्शन में लगाएंगे। देखो कॉइल में करंट इसी तरफ फ्लो हो रहा है ना, जो मेरा उंगली है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ निकलेगा। समझे, ये मेरा अंगूठा जो है ऊपर की तरफ देगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्या निकला जी, ये। ठीक है, तो ऊपर की तरफ, तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। समझे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, तो ये जब से तुम ये करंट दिए ना, तो इसमें एमएमएफ यहाँ पे कितना क्रिएट हुआ जी, I1N1 हुआ कि नहीं बताओ। एमएमएफ इतना क्रिएट हुआ, और ये जो फ्लक्स जो डिपेंड करेगा, जो फ्लक्स होगा फाई, वो किस पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल सर्किट के रिलक्टेंस पे, है ना। ओवरऑल सर्किट के रिलक्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो वो रिलक्टेंस क्या होता है, ये कैसा मटेरियल है, रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस जो होता है 1/μL/A। ठीक है, इस सब चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ क्या है, एरिया क्या है, इस और ये परमिएबिलिटी कितना है, इन सारे चीजों पे तुम्हारा रिलक्टेंस डिपेंड करता है। तो ये कौन सा मटेरियल यूज किए हैं, इसका लेंथ कितना है, उस सब पे डिपेंड करके तो अल्टीमेटली मान लो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो गया, है ना। तो फ्लक्स इधर भी फ्लो कर रहा है, इधर भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस E1 के अब इसमें करंट, अब इसमें फ्लक्स जो है इसमें चेंज हुआ, तो तुमको हम क्या बताएं कि यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा, इसको क्या बोलेंगे जी, E2। ठीक है, E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, N2। ठीक है, इंटू डी फाई बाई dt। ठीक है, अब यहाँ पे साइन प्लस माइनस आता है। ठीक है, ये साइन जो है, हम तुमको क्या बताएं, यहाँ पे साइन प्लस माइनस आता है। ठीक, तो ये लेंजेस लॉ से दिया जाता है। यस सर। ठीक है, तुम लोग फ्यूचर में कभी पढ़ोगे ना, तो तुम लोग को बहुत सारे टीचर लोग बताएंगे ऐसे कि यहाँ पे माइनस होता है, -d∅/dt। समझे, बहुत सारे लोग बताएंगे कि यहाँ पे -d∅/dt होता है फॉर्मूला, और माइनस जो है लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग है, तो वो भी कुछ हद तक सही है। ठीक है, लेकिन लेंजेस लॉ में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि लेंजेस लॉ सिर्फ मतलब सर्किट का रिफरेंस पोलैरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग भी लिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम उतना डीप नहीं जाएंगे। तो मशीन अगर पढ़ना, अगर हमसे पढ़ोगे तो हम उस समय उतना तुमको डिटेल बताएंगे। फिलहाल इतना जानना है कि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग और सर्किट का रिफरेंस पोलैरिटी क्या लिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये साइन डिपेंड करता है। तो हम लेंजेस लॉ लगा के हम बता दिए तुमको कि साइन यहाँ पे प्लस रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं छेड़छाड़ किए हैं। ठीक है, कैसे लगाए हैं वो अभी मैटर नहीं करता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भूल जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर पढ़ते में बहुत टाइम लगता है मशीन में पढ़ने में। ठीक, तो ये इतना हो गया। इधर भी क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। एक तो तुम सप्लाई दिए वो अलग है, इसके अलावा यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे E1, है ना। तो E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, N1
ये डी सॉरी E1 आएगा ना, इसको हम लोग अलग लिखते हैं। देखो E1 का जो वैल्यू आएगा इधर, E1 कितना हो जाएगा, E1 बराबर N1। देखो इधर जितना टर्म है और d5/dt, E2 कितना आया N2 d5/dt। ठीक है, अब तुम हमको ये बताओ कि E1 बटा E2 कितना होगा। ये इधर तो दोनों d5/dt है, तो दोनों कट जाएगा कि नहीं, N1/N2। N1/N2। तो ठीक है, तो अब मान लो अगर हमको पता है, ठीक है, अब हमको ये फॉर्मूला काम का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये E1/E2, अगर तुमको मान लो पता है कि इधर का वोल्टेज देके इधर वोल्टेज जनरेट करना है, ठीक है, तुमको इधर वोल्टेज चाहिए, ठीक, तो तुम E2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो E2 का जो तुम फॉर्मूला निकालोगे इससे, तो N2/N1 इंटू E1 है कि नहीं। E2 बराबर N2/N1 इंटू E1 है ना। तो तुमको E2 कितना चाहिए, है ना, तुमको मान लो तुमको E2 कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स इधर का चेंज, अगर तुम डिजाइन कर रहे हो भाई, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो तुम इधर का नंबर ऑफ टर्न्स अगर चेंज कर दो अपने अकॉर्डिंग, तो तुम डिसाइड कर लोगे कि हाँ इधर कितना वोल्टेज लगभग आएगा, है ना, ज्यादा आएगा कि कम आएगा, है कि नहीं, है ना। तो देखो तुम्हारा क्या होगा, इसको हटा देते हैं। इफ N2 ग्रेटर देन N1, बताओ अगर इधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो E1 और E2 में कौन बड़ा होगा, तुम ही बताओ, तुम तो बताओ। अगर N2 N1 से बड़ा है, इधर वाला का नंबर ऑफ टर्न्स इधर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा है, तो किधर का वोल्टेज ज्यादा होगा, बताओ तुम लोग। अरे सोचो ना जी, इस इक्वेशन में ये वाला बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन दोनों का, N2/N1 कितना हो जाएगा बताओ तो, ग्रेटर देन होगा कि नहीं, हाँ, एक से ज्यादा होगा, यस सर। है ना। तो इसका मतलब है कि अब एक से ज्यादा में अगर तुम E1 से मल्टीप्लाई करोगे तो E2 कितना हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा जो E2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा E1 से, समझे। उस केस में E2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन E1 से हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, इतना कहानी अभी किसके लिए है, बस वोल्टेज के लिए है, ठीक। इतना कहानी अभी हम लोग किसके बात किए, ईएमएफ जो जनरेट हुआ उसके बारे में बात किए, है कि नहीं, समझ गए ना। अब देखो करंट इधर का, अभी इधर का सर्किट जो है ना, ये ओपन सर्किट है अभी, इधर क्या है भाई, ओपन सर्किट है, इतना क्लियर है तुम लोगों को, यहां तक तो डाउट नहीं आया होगा, है ना। नो सर। यहां तक अगर डाउट नहीं आया है तो अब समझो, हम क्या किए थे पिछला फिगर में क्या किए थे, ओपन सर्किट रखे थे इसको, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको, इस सर्किट को ठीक, अब इस सर्किट को हम लोग फिर से यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या किए, एक लोड लगा दिए, है ना, एक लोड लगा दिए, ठीक है। लोड मतलब क्या होता है जी, रेसिस्टेंस हो गया, है ना। अब ईएमएफ से मान लो तुम जो चलाना चाहो, यहाँ पे वो कनेक्ट कर दिए। अब इससे क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो होगा, I2 होगा कि नहीं बताओ, तुम लोग बोलो। यस सर। करंट नहीं, लोड नहीं कनेक्ट करते तो करंट नहीं फ्लो होता, कनेक्ट कर दिए तभी ना करंट फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या है, अब इसमें तुम्हारा बताओ क्या है, अब इसमें तुम्हारा लोड कनेक्टेड है, सर्किट कंप्लीट हो गया, अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर में भी अपना क्या होगा, इसका एमएमएफ क्रिएट होगा, इसका एमएमएफ कितना हो जाएगा जी, N2 इंटू I2, हुआ कि नहीं, जी सर। है ना।
तो तुम लोग कहोगे सर सर्किट में तो पहले करंट नहीं आ रहा था, ये अचानक से अब इसमें करंट आने लगा, तो पहले तो ये पावर ड्रॉ नहीं कर रहा था, है कि नहीं? हमारा ये जो सर्किट है इधर से पहले पावर ड्रॉ नहीं कर रहा, अब ये पावर ड्रॉ करने लगा, है ना? तो सोचोगे कि सर इतना अचानक से पावर कैसे ड्रॉ करने लगा, पावर कहाँ से आ रहा है ना? पावर जो है कहाँ से आ रहा है, समझे? ये पावर जो आता है वो पावर आता है कहाँ से, इस सर्किट से। तुम्हारा जैसे ही ये N1 इंटू I2 बढ़ा ना, ये I1 का वैल्यू जो है इधर से बढ़ने लगेगा। ये क्या करेगा, इधर वाला जो है ना और ज्यादा करंट इधर से डिमांड करेगा, ठीक है? इधर वाला और ज्यादा करंट इधर से डिमांड करेगा, ठीक? इतना दिमाग में रखो कि इधर से भी वो और ज्यादा करंट डिमांड करता है। तो मान लेते हैं, देखो देखो उस पे मत आ जाओ, पूजा करो। ठीक है, तो इधर से तो देखो मान लेते हैं कि ये जो इधर वाला जो करंट था ना, इसको हम शुरू में ओपन सर्किट जब किए थे तो इधर से जो करंट ले रहा था उसको हम आई नॉट दिखा दिए, ठीक है? शुरू में जो करंट ले रहा था वो आई नॉट दिखा दिए। अब क्या होगा, अब जो करंट आएगा ना वो I1 हो जाएगा, समझे? अब जो करंट इधर से ड्रॉ करेगा वो I1 होगा, ठीक है? I1 का जो ऐसे फेजर हम लोग लिखते हैं ना वो होता है I0 प्लस I2 डैश। I2 डैश क्या है, ठीक है? ये जो करंट है और इधर का करंट है, देखो एक रिलेशनशिप तुम्हारा होता है ऐसे, तुम कैसे E1 बटा, देखो E1 बटा E2 अगर जो हम लोग लिखे, E1 बटा E2 कितना लिखे आए थे जी हम लोग, N1 बटा N2 लेके आए थे ना, इतना, है ना? सिमिलरली तुम्हारा क्या होता है, इधर का जो एमएमएफ क्रिएट होता है ना, इधर जो तुम्हारा एमएमएफ क्रिएट हुआ है ये तुम्हारा है N1 N2 इधर I2, इन N2 I2 इधर जनरेट हुआ, इधर कितना जनरेट हुआ, N1 I1, ठीक है? ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, ये ट्रांसफार्मर हम लोग क्या करें, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, काम करते हैं। अरे हम लोग को ये ट्रांसफार्मर तुम लोग बता रहे हैं, इसमें इतना डिटेल चीजें हैं ना कि हम सब चीज एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अति हो जाएगा। वही हम सोच रहे हैं कि तुम लोग कितना बताया जाए कि काम चले, ठीक? तो हम मान लेते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, सबसे आसान काम क्या करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ठीक है? फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, इधर का जो N1 I1 है ना, देखो N1 I1 ठीक बराबर हो जाएगा N2 I2 के, समझे? इधर का जो एमएमएफ है, इधर का जो भी एमएमएफ है ना वो इधर के एमएमएफ के बराबर होगा। कैसे तुम्हारा केवीएल वोल्टेज लगता है, सर्किट में केवीएल लगता है, इधर का जो भी वोल्टेज है वो इधर के बराबर होता है, ठीक? तो हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर अगर लेंगे तो इसको हम इस तरह से रिलेशनशिप लिख सकते हैं। तो तुम्हारा अल्टीमेटली रिलेशनशिप क्या आएगा, देखो यहाँ से I1 बटा I2 कितना आएगा वो हम लोग को बता दो बस। I1 बटा I2 कितना आएगा ये बताओ, N2 बटा N1 N2 बटा N1 आएगा ना। तो I2 का वैल्यू तुम किससे लिखोगे ये बताओ, I2 का वैल्यू अगर तुमको निकालना है तो N1 बटा N2 into I1. I1। अब ये बताओ, हम लोग इधर क्या किए थे, N2 का वैल्यू ज्यादा माने थे N1 से, है ना? ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज दिखाते हैं, N2 का वैल्यू तुम्हारा ज्यादा है किससे, N1 से, ठीक? तो तुम्हारा I1 और I2 में इन दोनों में कौन बड़ा होगा, आप तुम लोग बताओ, तो छोटा छोटा तुम लोग बताओ, N2 बराबर कौन बड़ा होगा, I1 और I2 में कौन बड़ा होगा? I2 सर। देखो यहाँ N2 नीचे में है मेरे भाई, है ना, N1 ऊपर में है, तो N1 बटा N2 क्या हो जाएगा, ये इक्वल वाला बड़ा है ना, तो इसका टोटल का वैल्यू 1 से लेस देन हो जाएगा, समझे? इसीलिए तुम्हारा जो I2 जो आएगा वो लेस देन I1 आएगा, समझे? समझे मेरे भाई?
Okay. तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है आप समझ लो। तो ट्रांसफॉर्मर पावर इज सेम एट, देखो इस साइड को है ना जिधर से हम सोर्स दे रहे हैं उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। और इधर वाले को इधर जो होता है ना इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। इधर को प्राइमरी बोलते हैं, इधर को सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक। अब ये जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी ये चेंज भी हो सकता है, जिधर से तुम सोर्स दो उसको प्राइमरी बोल देते हैं, है ना। तो इधर भी इधर वाले को जब हम सोर्स देंगे ना इधर से तो इसको भी प्राइमरी बोलते हैं, ठीक। एक तो ये तरीका है बताने का। दूसरा ये भी है कि जिधर का हाई वोल्टेज साइड होता है ना, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है उधर को बोलते हैं एचवी, और जिधर का नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है उधर को बोलते हैं एलवी। तो हम लोग N2 ज्यादा माने हैं ना, तो N2 अगर ज्यादा माने हैं तो एलवी कौन सा हो जाएगा और एचवी कौन सा हो जाएगा। देखो Hello. देखो इधर वाला N2 ज्यादा है ना तो इधर को हाई वोल्टेज साइड कहेंगे, हाई वोल्टेज साइड है ना, तो इसको हम लोग एचवी बोलते हैं, ठीक है। इधर वाला लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज है साइड है ना, तो इसको हम लोग एलवी साइड कहेंगे, ठीक है। तो लो वोल्टेज हम लोग एलवी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसफार्मर प्राइमरी, ठीक है। तो पावर जो होता है ना, तो देखो कुछ कुछ चीजें तुमको ध्यान में रखना है। देखिए इन ट्रांसफार्मर पावर इज सेम एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड ठीक, पहला चीज तो ये हो गया, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया फॉर N2 ग्रेटर देन, देखो दूसरा चीज तुम्हारा क्या हम लिए, N2 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है N1 से, ठीक, तो तुम्हारा E2 जो है वो कितना हो गया। E2 देखो कैप्सूल बॉक्स में लिखे या छोटा में लिखे बात बराबर है। तो E2 तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेटर देन हो जाएगा E1 से, है कि नहीं, ठीक है। तीसरा चीज एंड I2 जो है लेस देन होगा I1 से, तो ये बात समझने वाली है। तुम क्या देखे, दैट इज चलो बुझा वोल्टेज गया। इंक्रीजेस बट करंट डिक्रीज। एक चीज तुम लोग नोटिस किए जी, जिस साइड का वोल्टेज बढ़ा, देखो दूसरे साइड का जो है ये सेकेंडरी साइड है, ठीक है, इसका वोल्टेज बढ़ गया, देखो E2 बड़ा हो गया ना, लेकिन इसका करंट घट गया, है कि नहीं बताओ, समझे। इसका एक साइड का वोल्टेज बढ़ा, दूसरे साइड का करंट क्या हुआ, घट गया, समझ गए। तो इन दोनों का जो बढ़ने घटने का रेशियो ना वो सेम रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, दोनों जो पावर होता है ना वो कांस्टेंट होता है, मतलब इधर जितना पावर था उतना पावर इधर ही रहे, इधर भी उतना ही पावर रहेगा, समझे, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर तुम्हारा लगभग जितना पावर तुमको देना है ना उतना ही पावर इधर भी ट्रांसफर करेगा, लेकिन वही करंट का अगर वोल्टेज अगर तुम लेवल बढ़ा रहे हो तो करंट का लेवल घट जाएगा, है ना। अगर वोल्टेज का लेवल घटाओगे तो करंट का लेवल क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ बढ़ जाएगा, गया। समझे ना। मतलब करंट अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट घटेगा, करंट घटा तो वोल्टेज बढ़ेगा, समझ गए। और रिलेशनशिप कैसे है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर तुम इधर ज्यादा रखोगे तो करंट कम होगा कि ज्यादा होगा बताओ। क्या कि बहुत इसका यूज है, नंबर ऑफ टर्न्स इधर अगर हम ज्यादा रखे हैं N2 साइड में, इधर का करंट ज्यादा होगा कि कम होगा, टर्न ज्यादा है तो कम होगा कि ज्यादा होगा कि करंट होगा, करंट बताओ, सोच के आराम से तुम लोग बताओ, ठीक है। ज्यादा होगा सर। देखो यहाँ पे वही कहानी बताया, देखो यहाँ इधर का N2 बोले ना, N2 ज्यादा होगा अगर N1 से तो करंट इधर का क्या होगा, वही तो पूछे, करंट कम होगा, समझे। इसको ये फॉर्मूला पे ध्यान दो, समझे ना। N2 ज्यादा है यानी कि नीचे वाला टर्म बड़ा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, समझे, 0.5 आएगा, ठीक। जैसे मान लो, ऐसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, N2 तुम्हारा आ गया 200, है ना, N1 तुम्हारा आ गया मान लेते हैं 100, ठीक।
तो देख लीजिए I2 बराबर I2 बटा एन I1 कितना आएगा जी। I2 देखो, देखना I2 बटा I1 में देखना यहाँ 2 ऊपर में लिखे हैं तो यहाँ N1 1 ऊपर हो जाता है, समझे। N1 बाई N2 इंटू I1। तो देखो N1 कितना है जी 100, N2 कितना है 200 इंटू I1। इस केस में कितना 1/2 इंटू I1, समझे। इसलिए I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 I1। सीधा सीधी आधा हो जा रहा है कि नहीं जी, देख रहे हो इस Yes, एग्जाम्पल sir. में सीधा सीधी आधा हो गया कि नहीं। तो यही कहानी है, अब समझ गए ना। तो करंट तुम्हारा क्या होगा, इसको क्या कहा जाता है कि स्टेप डाउन। करंट जो तुम्हारा क्या हो गया स्टेप डाउन। A step down. करंट को हम लोग क्या किए हैं, करंट का लेवल घटा दिए तो स्टेप डाउन कहेंगे। वोल्टेज तुम्हारा क्या हो गया वोल्टेज इंक्रीज। देखो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज जो लिखे है ना इसको कहेंगे स्टेप अप। स्टेप अप, समझे। वोल्टेज बढ़ गया तो स्टेप अप कहेंगे, लेकिन करंट भी तो डिक्रीज हो जा रहा है तो करंट के लिए ये स्टेप डाउन, लेकिन वोल्टेज के लिए स्टेप अप होगा, समझ गए। इस तरह Yes, से sir. ट्रांसफार्मर की कहानी होती है। अब हम लोग आ जाएंगे, देखो इतना तुम लोग समझ गए ना, इतना बेसिक चीज था, इतना जानकारी तुमको ऑलरेडी होना था पहले से, ठीक है। तब जाके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का कुछ कुछ चीजें समझ में आएगा, ठीक। अब देखो हमको क्या रिक्वायरमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का बात समझ लो, मान लेते हैं, ठीक। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आ जाओ। मान लेते हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारा ऐसे तुम्हारे घर में, घर के पास कैसा लाइन, क्या को लाइन रहता है जी, 3 को 4 को रहता है ना, 4 लाइन, 4 को लाइन रहता है ना, ठीक है। और लंबा लंबा जब ट्रांसमिशन लाइन होता है ना तो उसमें 3 ही रहता है, ठीक। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ठीक है, वो उसमें 3 रहता है। तुम्हारा घर में जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में जब तुम लोग चले जाते हो, ठीक, तो वहाँ 4 होता है। बहुत जगह सिंगल फेज भी ट्रांसमिट होता है ना, मतलब कहीं कहीं तुम लोग देखो एक एक सिंगल फेज आया है, किसी मोहल्ले में पहुंचा कि एक सिंगल फेज गया है, तो वहां पे भाई लोग फेज चेंज नहीं कर पाता है, ठीक। तो मान लेते हैं सिंगल हो चाहे ट्रिपल हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मेरा काम क्या है कि हमको सर्किट में ना करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है। तो हम क्या किए देखो, एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अब तुम लोग करंट हमको मान लो मेजर करना है, ठीक है। तो देखो इसमें करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, पहले बात समझना, देखना देखो इस सर्किट में करंट जो है मान लेते हैं 1000 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो ये 1000 एम्पियर जो है ये ज्यादा है। मेरे मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लेते हैं मैं, एक सेकेंड वेट कर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे लाइन का जो करंट है ना वो 1000 एम्पियर है। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है which can measure up to 10 एम्पियर ओनली, ठीक है। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब आममीटर। मेरे पास एक आममीटर है, ठीक है, वो मात्र 10 एम्पियर मेजर कर सकता है, ठीक। अब हमको मेजर करना है 1000 एम्पियर, हम कैसे करेंगे जी। अप टू 10 एम्पियर मतलब 10 एम्पियर तक मैक्सिमम मेजर कर सकता है। उसमें शंट का अरेंजमेंट भी दिया हुआ है, समझे। उसमें आमीटर ऐसा है कि उसमें शंट का भी अरेंजमेंट दिया है, लेकिन फिर भी आप 10 एम्पियर से ज्यादा मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो रेगुलर घर और का करंट, घर में जो करंट रहता है ना वो सब मेजर करने के लिए यूज होता है। तो घर वाला में करंट क्या रहता है 10 या मैक्सिमम 16, इतना से ज्यादा नहीं जाता है, समझे। लेकिन यहाँ 1000 मेजर करना है तो इसके लिए तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसी इंस्ट्रूमेंट से इस करंट को मेजर करना, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, तो हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं। हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, ये करंट है ना, इसको हम I1 मान लिए, ठीक है जी। इसको हम क्या मान लिए I1 मान लिए। अब हम क्या सोचे कि हम इधर इसको स्टेप डाउन कर देते हैं, है ना। इधर का जो भी करंट रहता है इस I1 को हम क्या करते हैं स्टेप डाउन कर देते हैं इस तरह से, ठीक। इसको अगर हम स्टेप डाउन कर देते
तो I2 मेरा क्या मिलता जी, I2 बराबर N1 बटा N2 आता है ना, इंटू I1, है ना। तो हम इसको अगर स्टेप डाउन, मतलब इस नंबर, यहाँ पे एक एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, सीधा सीधी बात समझो, अगर हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते और उसका नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से रखते कि इधर वाला करंट जो है कम हो जाए, हम 1000 था ना, मान लो ये इधर ये मैक्सिमम 1000 जा रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं कितना आ जाए, 10 एम्पियर इसका लिमिटेशन है, तो 10 एम्पियर आ जाए। हम चाहते हैं इसका 5 एम्पियर आ जाए, है ना। 10 एम्पियर मान लो मैक्सिमम, हम चाहते हैं कि इधर 5 रहे, इधर 1000 रहे तो इधर 5 रहे, तो हम उसके अकॉर्डिंग N1 और N2 का रेशियो कितना आना चाहिए, तो N1/N2 कितना आना चाहिए बताओ तुम लोग। N1/N2 निकालोगे तो तुम्हारा N1/N2 आ जाएगा 5/1000, समझे। और ऐसे लिख सकते हो N2/N1 कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 1000 बटा, सॉरी ऐसे, N2/N1 कितना आ जाएगा 1000/5, इसको काटो कितना आ जाएगा जी, 200 आएगा ना। इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो कितना मेंटेन करना है तुमको, 200, ठीक है। तो 200 अगर तुम मेंटेन कर दिए इन दोनों के बीच का रेशियो, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तुम यूज किए, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर सिंपल यूज किए, तो ट्रांसफार्मर में तुम लोग देखे थे कि करंट तुम्हारा दूसरे साइड में घट सकता है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्न से, है कि नहीं, इतना बात तो क्लियर था ना। तो हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए, ठीक, जो क्या किया कि इसके वैल्यू, जो भी करंट यहाँ पे था 1000 था, उसको क्या कर दिया जी, घटा के कितना पे लेके चला आएगा, 5 एम्पियर पे मान लो लेके चला आएगा, है ना। अगर 1000 रहेगा तो 5 एम्पियर, 1000 से मान लो ज्यादा हो गया, मान लो अब रेशियो तुम्हारे पास ये आ गया, 200 रेशियो आ गया, तो I2 मान लो, I2 तुम्हारा कितना हो गया जी, N1/N2 की जगह पे तुम क्या लिखोगे, 1/200, है ना। N2/N1 200 आया है, ठीक, तो N1/N2 कितना हो जाएगा, 1/200, है कि नहीं। तो 1/200 गुने I1, है कि नहीं। अभी तक का करंट कुछ भी हो, उसको क्या करेगा, सीधा 200 से डिवाइड करके तुमको इधर लेके चला आएगा, I2 के साइड में, है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमको हमको यहाँ पे करंट मिला कितना, जैसे हम इधर क्या किए ना, आमीटर, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या किए, ये वाला डिवाइस यूज कर लिए, ठीक है। इस आमीटर को किससे, इस आमीटर से हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, I2, क्यों, क्योंकि I2 ये मैक्सिमम 10 एम्पियर मेजर कर सकता था, और ये 5 एम्पियर इसके लिमिट के अंदर है, इसका मतलब है कि ये जो मीटर है मेरा, ये अब आराम से इस करंट को मेजर कर सकता है, I2 को, समझ गए। तो मान लेते हैं I2 हम मेजर करिए और इसका वैल्यू आया कितना, 6 एम्पियर, हम लोग मेजर किए 6 एम्पियर आया, तो तुम बताओ I1 कितना होगा जी। तो एक्चुअल जो करंट है, देखो 6 एम्पियर हमको मीटर में रीडिंग शो किया, समझे, मीटर में हमको रीडिंग कितना शो किया, 6 एम्पियर। तो तुमको कोई पूछेगा भैया आप तो 6 एम्पियर हमको यहाँ बता रहे हैं, ये लाइनवा में कितना करंट जा रहा है वो बताइए ना, क्या होगा जी, लाइनों में कितना करंट फ्लो होगा, तुम तो मीटर में ना मेजर कर लिए 6 एम्पियर, तो लाइन में बताओ कितना करंट जाएगा, कौन बताएगा। तुमको क्या करना है, I1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तुमको क्या पता है, ये पता है, तो इस यहां से बताओ I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो I1 का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 200 गुने I2, होगा कि नहीं बताओ। इसी इक्वेशन को देखो, ये 200 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। होगा ना। तो बताओ I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ये 6 एम्पियर है I2 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1200। तो तुम बताओ, तुम्हारे पास 10 एम्पियर मेजर करने वाला डिवाइस था, और तुम 1000 एम्पियर से ज्यादा 1200 को भी तुम मेजर कर लिए कि नहीं आराम से, बताओ। यस सर। किससे किए हो तुम, यही इसी इंस्ट्रूमेंट से किए हो ना, बोलो, इसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हो कि नहीं। यस यस सर। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का कैपेबिलिटी, इसका यूज समझ में आया ना। इतने हायर वैल्यू का हम करंट को आराम से मेजर कर लिए। यही कहानी तुम्हारा वोल्टेज के साथ भी होता है, समझे, यही कहानी वोल्टेज के साथ भी होता है। ठीक है, वोल्टेज के साथ क्या होगा, वोल्टेज में क्या कहानी होता है जी, देखो वोल्टेज के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो यूज कर लेंगे। मान लो कि E2/E1 है ना, इसमें क्या होता है N2/N1 आता है ना जी, समझे। तो अगर मान लो हम E2 जो है, E2 हम लोग N2/N1 मल्टीप्लाइड बाई E1 है ना, हम इसको अब हमको क्या करना है, इसको कम रखना है ना, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इसके लिए दूसरा रखेंगे। देखो इसके लिए देखो हमको इसको कम रखना है तो N2 को कम रखेंगे, ठीक है। तो मतलब हम इस नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी और सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न रखना है
वो हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे पहले से। हमको पता है कि इसका करंट का रेंज लगभग इतना है, 1000 एम्पियर है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड किए ना कि कितना N2 को हम लोग N2/N1 इसको 200 रखना है। अब देखो, ठीक है, तो वोल्टेज भी इसी तरह से मेजर किया जा सकता है। तुम लोग को अब पर्पस समझ में आ गया होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, है कि नहीं? आया कि नहीं? ये यस सर। पर्पस समझ में आ गया, ठीक। और इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था वो समझ में आ गया। हम लोग इसी कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, समझे? इसी कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितना रखना है वो तो हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से है, तो बस यही फर्क पड़ जाता है। ऐसे कैसे हो गया जी? लैपटॉप ऑफ हो गया है सर का। कैसे ऑफ हो गया जी? फिर से ज्वाइन करो, सर बोल रहे हैं फिर से ज्वाइन करने। पूरा बोलने की जरूरत है। हमरा कैसे पता है लैपटॉप कैसे ऑफ हो गया? सर है ये ना हो। कहाँ है सर का? बार बार जो क्या हो गया हो? लग रहा क्लास नहीं होगा अब। देखिए सर से बात कीजिए ना। वेट ठीक है, जी सर। तो आज तक का जो है वो वहां तक तो समझ गए तुम लोग, है ना? लैपटॉप ऑफ हो गया था मेरा, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, यहां तक कहानी तो तुम लोग को समझ में आ गया ना जी? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन समझ में आ गया है कि नहीं सबको? यस सर। है ना? किस लिए यूज करते हैं वो समझ में आ गया ना? इतना जब समझ गए तो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है? कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कैसे हम लोग
इसी इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करके अपना काम चला ले रहे हैं, है ना। यही जो पुराने इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैसे मॉडिफाई करके, यहाँ पे जो मेरा था स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट यही रहेगा, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग करके कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बनाते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज तुम लोग बस दिमाग में रखो। कल का टाइमिंग अब तुम लोग बता दो। आज का क्लास इतना ही पे कंप्लीट रहेगा। टाइम चेंज नहीं कर